Bismillahirrahmanirrahim. Before starting our subject, I would like to introduce myself. मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैंने प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स आप सब जानते हैं पैक के साथ काम किया है एंड आई हैव अराउंड 16 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग जिसमें मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम तो पैक के साथ पहले पैक गुजरांवाला कैंपस के साथ फिर पैक दुबई कैंपस के साथ काम किया है and I have experience of teaching to international students as well for a good period of around 8 to 9 years. And now I'm with another institute and seeing the need of online lectures. ज़्यादातर स्टूडेंट अब हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स पर ही क्योंकि फोकस कर रहे होते हैं सो आई हैव डिसाइडेड टू गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग तो my subject is economics. I am going to tell you about it. Economics basically एक थोड़ा सा खुश्क सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स को थोड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन पीआरसी के आने के साथ, ऑनलाइन पेपर आने के साथ, इट्स नथिंग डिफिकल्ट नाउ. So this is an easy subject now relevantly, and also its passing criteria, passing percentage in certain exams अब जो है वो 35% प्लस इसमें जो है पासिंग रेशियो है. तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं है अगर आप इसको जो है वो डेली बेसिस पे 30 to 40 मिनट्स पढ़ते रहेंगे तो यू विल बी एबल टू पास दिस पेपर इजीली. तो बिफोर वी गो इनटू डायरेक्टली इनटू द बुक मैं आपको ये बताता चलूं कि ये आई कैप की ही अपनी स्टैंडर्ड बुक है. इसको पढ़ के आप बड़ा इजीली जो है वो पेपर पास कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर without any delays. So first chapter is about nature and scope of economics. So जब हम बात करते हैं सबसे पहले स्कोप के बारे में तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली क्या है. तो इकोनॉमिक्स जो है वो डिफाइंड एज मदर ऑफ सोशल साइंसेस. और बेसिकली जो है वो अगर आप इसमें तीन डेफिनेशंस हैं जो आपको देखनी है फर्स्ट चैप्टर के अंदर रिलेटिंग टू फर्स्ट टॉपिक. And those three definitions are given by three different people in different time periods. सबसे पहले जो है वो 76 के अंदर जो है एडम स्मिथ ने इस डेफिनेशन को जो है वो दिया और एडम स्मिथ जो है ही वाज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. और इसने जो है वो अपनी बुक के अंदर एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से जो है इकोनॉमिक अफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स. लेकिन जो एडम स्मिथ था इसका सारे का सारा फोकस था रिलेटिंग टू wealth of the nation or wealth of different individuals. तो चार चीजों के ऊपर फोकस करता है एडम स्मिथ रिगार्डिंग हिज डेफिनेशन. इसमें जो है वो सबसे पहले कहता है कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और कंजम्पशन ऑफ वेल्थ. ये चार चीजें हैं विच बेसिकली अदर नेम ऑफ इकोनॉमिक्स. तो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में जो है वो बात करता है कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ मींस दैट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय कंबाइनिंग फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली जो है वो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो है एंटरप्रेन्योर को जो है वो बोलते हैं. तो ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ये मिलके प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ करते हैं. जब वेल्थ प्रोड्यूस हो जाती है तो उसके बाद उसको एक्सचेंज किया जाता है. एक्सचेंज किस में किया जाता है? बिटवीन द इंडिविजुअल्स किया जाता है. आपको पता है कि जब कोई वेल्थ का कंसेप्ट जो है वो मनी मार्केट का कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था तो उस वक्त भी लोग अपनी वेल्थ प्रोड्यूस करते थे और उस वेल्थ को फिर वो बार्टर सिस्टम के थ्रू जो है वो एक्सचेंज कर रहे होते थे. तो अब जो है वो क्या है कि वेल्थ ऑफ जो एक्सचेंज ऑफ वेल्थ है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मनी. तो इट इज एक्सचेंज बिटवीन द पीपल. सो एक्सचेंज ऑफ वेल्थ स्टेट्स दैट द गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय वन इंडिविजुअल मस्ट बी एक्सचेंज विद द अदर. क्योंकि कोई एक आदमी सारा कुछ तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए उसको फिर जो है वो क्या करना है, दूसरों के साथ अपनी वेल्थ को एक्सचेंज करना है. इसी तरह से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इलेबरेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरेटेड वेल्थ थ्रू कंबाइंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अमंग दोज हाउसहोल्ड्स हु हैव प्रोवाइडेड देम. तो जो लोग जो है वो बेसिकली ट्राई करते हैं जो कोशिश करके
कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्शन को फिर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना है, उस वेल्थ को फिर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना है अमंग दोस्त जो उसके लिए काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर जो है वो 200 लेबरर्स हैं और एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो काम कर रहे हैं। वो लोग जो इसके अंदर जो है वो लेबरर्स हैं, दे विल गेट their share of wealth. They will get whatever that factory will produce, that will be sold out, wealth will be generated, और उसके बाद जो है वो उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसी तरह से है कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। तो जब वो प्रोड्यूस हो जाएगी तो उसके बाद फिर जो है वो कंज्यूम करनी है, और इन्हीं इंडिविजुअल्स ने कंज्यूम करनी है जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे जो है वो चार फैक्टर्स आ गए आपके। एक है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, फिर एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और फिर कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। सो बेसिकली ये फोर का जो है वो स्टेप है जो इसके अंदर जो है वो चलता है। उसके बाद आप आ जाएं दूसरे बंदे के ऊपर, जो दूसरा इसकी जो है वो डेफिनेशन है, दैट वाज इन 1980s। और एल्फ्रेड मार्शल साहब ने अपनी इस बुक के अंदर जो है, उनकी बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो 1890 में ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो बेसिकली जो है वो किस चीज को बात कर रहे हैं, ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द वेल्थ, लेकिन वेल्थ के साथ एक नई चीज डाल दी कि वेल्थ इज अलोंग विद द सोशल वेलफेयर। जो हम ऊपर डेफिनेशन देख के आए हैं, ऊपर वाली डेफिनेशन में एडम स्मिथ साहब ने कहीं पे भी वेलफेयर की बात नहीं की। व्हाट एडम स्मिथ सेज कि आप जो है वो जो भी वेल्थ जनरेट होनी है, वट एवर वेज आर देयर टू जनरेट द वेल्थ, उस वेल्थ को जो है वो प्रोड्यूस होना है, एक्सचेंज होना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है और कंज्यूम हो जाना है। लेकिन वहां पर जो है वो कोई भी वेलफेयर की बात नहीं हुई। जबकि अगर हम एल्फ्रेड मार्शल की बात करें तो एल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है। और जब आप सोशलिज्म की बात करते हैं, जब आप सोसाइटी की वेलफेयर और वेल बीइंग की बात करते हैं, तो उस वक्त जो है वो आप एडम स्मिथ की डेफिनेशन से हट जाते हैं। क्योंकि वहां पे जस्ट जो है उसका जो पूरा दारोमदार है वो है वेल्थ के ऊपर। लेकिन एल्फर्ड ने भी वेल्थ से मना नहीं किया। एल्फर्ड ने भी कहा वेल्थ इज द सेंट्रल एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब यह है कि वेल्थ भी होनी चाहिए, और कैसे होनी चाहिए, इट शुड बी along विद द सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ पे एक चीज याद रख लें, हम इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसका पेपर होगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यू डोंट नीड टू लाइक मेमोराइज द डेफिनेशंस, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट जो है वो कंसेप्ट लेना है और चीजों को अंडरस्टैंड करना है, और उन कंसेप्ट की एक्नॉलेज करते हुए उनको कैसे अप्लाई करना है वो चीज सीखनी है। हर एक टॉपिक को किस तरह से आप जो है वो अप्लाई करना है वो आपने यहाँ से जो है वो सीखना है। तो क्योंकि ये डेफिनेशंस है, इसमें एज सच जो है वो कोई एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉलेज नहीं है, ये जस्ट जो है जो भी डेफिनेशंस है हमें पता होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे अगर मे बी एग्जामिनर वांट्स टू मेक अ क्वेश्चन आउट ऑफ दिस, वी कैन मेक अ क्वेश्चन कि मार्शल ने अपनी डेफिनेशन जो है वो इकोनॉमिक्स की 2000 में दी थी, 2020 में दी थी, 24 में दी थी, या 1890 में दी थी। तो इस तरह के आपको जो है वो क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। सो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू डू इट। इसके बाद जो थर्ड एंड लास्ट डेफिनेशन जो है, नॉट द लास्ट बट हमारे सिलेबस में जो लिखी हुई है लास्ट, दैट इज बाय लाइनल रॉबिन्स। रॉबिन्स ने जो है वो 1932 के अंदर जो है वो डेफिनेशन दी, और इसने दो चीजों की बात की। इसने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है ना, वो बेसिकली दैट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, विच इज योर स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड मल्टीपल एंड्स। पहले आप समझे स्केर्सिटी का क्या मतलब है। स्केर्सिटी का मतलब ये है कि ऐसा रिसोर्स जिसको हम डिफरेंट अल्टरनेटिव यूजेस में यूज कर सकते हैं और उसकी सप्लाई अनलिमिटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो है वो लैंड एक स्केर्स रिसोर्स है, किसी भी बंदे के पास अनलिमिटेड लैंड जो है वो नहीं हो सकती, राइट। इसी तरह से आपके पास जो है एयर जो है वो इन अ नॉर्मल सिचुएशन एयर जो है वो स्केर्स रिसोर्स नहीं है। आपके पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन स्केर्स रिसोर्स नहीं है, अनटिल एंड अनलेस के आप जो है वो केटू की चोटी के ऊपर बैठे हुए हैं और वहां पे ऑक्सीजन की कमी है और आपको सिलेंडर साथ ले जाना पड़े, अदरवाइज वो स्केर्स नहीं है।
तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है, दीज आर दोज रिसोर्सेज which are not available in unlimited amounts और unlimited quantities। तो वो बेसिकली लिमिटेड अवेलेबल है। और दूसरी चीज जो बात करता है वो कहता है कि ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स है वो मल्टीपल एंड्स उनके हैं। मतलब आपकी एक प्रोडक्ट जो है, आप एक प्रोडक्ट को डिफरेंट वेज में जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। आप उसको जो है वो डिफरेंट जगहों पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड ये है, आपके पास एक कनाल का प्लॉट है, आप वहां पे जो है वो अपना घर बना सकते हैं, आप स्कूल बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, आप वहां पे पब्लिक पार्क बना सकते हैं। सो देर आर डिफरेंट यूजेस फॉर दैट, लेकिन वो अल्टीमेटली एक स्केर्स रिसोर्स है। तो बेसिकली जो है वो रॉबिन्स ने कहा क्या, उसने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस which studies human behavior as relationship between ends and scarce resources which have alternative uses। तो इंसान की जरूरियात और जो उसके स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनके दरमियान जो रिलेशन है उस चीज की स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। तीनों की अपनी डिफरेंट डेफिनेशंस है, उनके डिफरेंट मीन्स है। गलत कोई भी नहीं है, आपने तीनों को जो है वो रिमेम्बर करना है। आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम इससे जो है वो नेक्स्ट आगे का टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। आज क्योंकि आपका फर्स्ट लेक्चर है तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपको जो है वो नहीं पढ़ा रहा इसमें। लेकिन आपने जो है वो एक चीज मेक श्योर कर लेनी है कि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपके पास मोबाइल ऑन नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब आप सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देर आर सर्टन नॉर्म्स जिनका ख्याल रखना जरूरी है। डोंट लुक ऑन योर मोबाइल्स, डोंट लाइक सिटी इन इन्वायरमेंट के जहाँ पे जो है वो आपका ध्यान इधर उधर जो है वो जाए। तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप कोई एक लाइन उठाएं, कोई एक लाइन उठाएं, मैं उसमें से आपको बताऊंगा कि किस तरह एग्जामिनर उसमें से एमसीक्यू बना सकता है। और एमसीक्यूज पेपर या जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर दिखने में आसान लगता है लेकिन वो आसान होता नहीं है। आपके जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये लाइन एक पिक कर लीजिए, ये लाइन है। अब इस लाइन के ऊपर एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है, वो कहेगा कि स्मिथ ने किस ईयर के अंदर जो है वो अपनी जो है वो डेफिनेशन दी। दूसरा हो सकता है वो कहेगा एज पर स्मिथ्स डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ और आर्ट, और इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट्स। या जो है वो इस तरह से कुछ भी इसमें से जो है वो निकाल कर दे देगा आपको। कहने का मकसद ये है कि सीए एक सीरियस स्टडी है। इसके लिए आपकी जो है वो तवज्जो चाहिए होती है। तो अच्छा पढ़ें और अच्छा जो है वो करने की कोशिश करें। एंड मेमोराइज वन थिंग, क्योंकि अभी आप सीए स्टार्ट कर रहे हैं, आपका ये थर्ड सब्जेक्ट है। मोस्टली स्टूडेंट्स इसको जो है वो फर्स्ट पे जो है वो चूज कर रहे होते हैं। एक चीज अपने साथ जो है वो बांध लें कि सीए की स्टडी आपने पास होने के लिए नहीं करनी, बल्कि नॉलेज लेने के लिए करनी है, जिसको कल को आप अपनी फील्ड के अंदर भी अप्लाई कर सकें। सो डोंट ओनली रन बिहाइंड पासिंग ऑफ द पेपर्स। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर्स के साथ। अल्लाह हाफिज।